क्या रघु की शादी ब्याह का सोच रहे हैं? अरे भाग्यवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर खड़ा तो होने दो। मेरा तो यह विचार है, क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वह वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीख कर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी अगर यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का फायदा होगा ही क्या। हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। मगर रघु के बापू, रघु ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? न कि हमारा रघु समझदार और सोच विचार वाला है, और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी कर लेगा। मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए ना। सुनो रघु की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि अगर मैं रघु को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो वह उसे अवश्य ही शरण देगा और रोजी रोटी ढूंढने में वहां रघु की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है रघु के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर कैसे करूं? ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। रघु शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। जब रघु के माता पिता ने रघु के साथ यह बात की तो रघु ने कहा, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार न कर दें। यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं की। अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही जाऊंगा। इस प्रकार दूसरे ही दिन हरि सहाय ने उसे दुनियादारी की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। रघु काफी सूझबूझ वाला और समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को भी भली भांति समझता था। वह खुशी खुशी शहर के लिए रवाना हो गया। रघु जब पिता के बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब मर खप गया, और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। यह जानकर रघु बहुत निराश हुआ और सोचने लगा, रघु, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ करके ही लौटूंगा। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे का सहारा हूँ। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। अपने आप को इस प्रकार हौसला देते हुए रघु रहने के लिए जगह की तलाश करने लगा। काफी देर इधर उधर पता करने के बाद उसे एक आदमी मिला। काका, मैं गांव से आया हूँ और यहाँ रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे रहने के लिए कोई जगह दे सकते हैं? हाँ बेटा, मैं अभी यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है, न ही कोई बेटी, तो तुम मेरे साथ यहाँ मेरे घर रह सकते हो। रघु को अब शहर में रहने के लिए जगह मिल गई थी। उसने रात उसी घर में गुजारी। फिर अगले दिन वह किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। जहां भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसकी बातचीत के ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होते, लेकिन किसी जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। एक दिन की बात है, रघु थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उससे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी उस पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना रघु उनकी बातें सुनने लगा। वे एक दूसरे से कह रहे थे, कुछ भी कहो भाई महावीर, तू बड़ा नसीब वाला है। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है शिवराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से ऐसे काम किए हैं कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। नन भाई ननन, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंत्र वंत्र पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भैया, तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा ले। अरे भाई मेरे,
हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ अगर इंसान में हो तो वह पहाड़ खोदकर नदी बहा दे। देख, तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? हाँ, देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं। थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर के निकल जा रहे हैं। महावीर भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का राज पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये क्या बात हुई? शिवराम, मैं तुझे कामयाबी की बात ही बता रहा हूं। सुन, लोग इस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया मेरे, अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है। जंतर मंत्र से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई, तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। हाँ, अब हम चलते हैं। इस प्रकार वह दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। मगर खजांची महावीर की चूहे वाली बात ने रघु के दिमाग में खलबली मचा दी। उसके दिमाग में महावीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। रघु सोचने लगा, खजांची की बात में दम तो है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती है वहाँ कोई चीज बेचना भला मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाए कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए रघु यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक आदमी आता दिखता है। उसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी वह रघु के आगे से गुजरा ही था कि बिल्ली सेठ की गोद से छूटकर सड़क के किनारे झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे, रुक, कहाँ जा रही हो? मेरी बिल्ली इन झाड़ियों में जा घुसी है। कोई उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आजा आया। इसी बीच रघु समेत कुछ और लोग भी वहां जमा हो गए। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ। कोई इसे बाहर निकालने में मेरी सहायता करे। यह सब देखकर रघु के दिमाग में राजा के खजांची जी की बात गूंज गई। वह थोड़ी देर सोचकर बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या देंगे? भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। इतना कहकर रघु दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया। वो चूहा वहां ही पड़ा था। वाह बेटा रघु, बन गया काम। इस आदमी ने ठीक ही कहा था कि अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। रघु मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। बिल्कुल, इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रघु झाड़ियों के पास बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। चूहे की लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, उसे गोदी में उठा लिया। लो सेठ जी, अब जब तक यह चूहा आपके पास रहेगा तब तक आपकी बिल्ली कहीं नहीं जाएगी। रघु ने चूहे वाली रस्सी सेठ जी के हाथ में पकड़ाई और बोला, अब लाइए मेरा चांदी का सिक्का। सेठ जी ने जेब से एक सिक्का निकालकर रघु को दे दिया। तुम में मौके से फायदा उठाने की खूब सूझबूझ है। अगर ऐसे ही सूझबूझ से काम लेते रहे तो मेरा दावा है कि बहुत बड़े आदमी बनोगे। आपका आशीर्वाद साथ रहा तो ऐसा ही होगा सेठ जी। सभी लोग रघु की सूझबूझ की सराहना करते हुए वहां से चले गए। रघु तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसी शहर में अपनी बुद्धि से उसने यह पहली कमाई की थी। वह बार बार चांदी के इस सिक्के को देख रहा था। शहर में नौकरी तो आसानी से मिलेगी नहीं, फिर क्यों ना इसी सिक्के से कोई काम धंधा किया जाए। गर्मी का मौसम था। घूमते घूमते रघु राजा के बगीचे की ओर आ निकला। बगीचा खूब लंबा चौड़ा था। वहां माली मालिन काम कर रहे थे। कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। बगीचे के पार घना जंगल था, जहां सभी पसीने में तरबत थे। मजदूर बार बार पानी पीकर प्यास बुझाते, मगर प्यास थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारे मजदूर गर्मी के मारे बेहाल हो रहे हैं और तालाब के गर्म पानी से उनकी प्यास भी नहीं बुझ रही। खाली पानी बार बार पसीने के रूप में निकल जाता है, जिससे उनकी प्यास जैसी की तैसी बनी रहती है। ऐसे में अगर उन्हें ठंडा और शुद्ध पानी मिले तो और ही उनकी प्यास बुझ जाएगी।
यही सोचकर रघु बाजार की ओर चल दिया। घड़ा, सत्तू और गुड़, उसने यह सारा सामान खरीदा। ठंडे पानी में सत्तू घोलकर वह बगीचे के बाहर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वह लोग अपना अपना काम पूरा करके बाहर निकले। जैसे ही उनकी नजर ठंडे सत्तू और गुड़ पर पड़ी तो वह तेजी से उसकी ओर लपके। अरे भैया, कुछ ठंडा है क्या? हाँ भाई, ठंडा सत्तू और गुड़ है। रघु सबको गिलास भर भर कर ठंडा सत्तू, पानी और गुड़ देने लगा, जिसे पीकर सभी को काफी राहत मिली। जब सब सत्तू पानी पीकर तृप्त हो गए तो इन मालियों का सरदार बोला, भैया, इस बड़ी दोपहरी में हमें ठंडा सत्तू पानी पिलाकर तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। अब तुम ही बताओ कि इस उपकार के बदले हम तुम्हें क्या दें? जो आपको अच्छा हो दे दीजिए। मैंने तो आपको प्यास से बेहाल देखा तो अपनी कमाई से ये घड़ा और सत्तू पानी खरीद कर लिया, ताकि आप सबको कुछ राहत मिले, और मेरी इस मेहनत के बदले आप जो देंगे मैं ले लूंगा। ठीक है बेटा, हमें तो मेहनताना के रूप में ये फूल ही मिलते हैं, जिन्हें बाजार में बेचकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। हम सभी अपने अपने हिस्से से कुछ फूल तुम्हें दे देते हैं, तुम भी उन्हें बाजार में बेचकर 4 पैसे कमा लेना। फिर बूढ़े मजदूर ने एक खाली टोकरी रघु के सामने रख दी और अपने हिस्से के कुछ फूल भी उसने डाल दिए। अपने सरदार की देखा देखी दूसरे मालियों ने भी अपने हिस्से के फूलों में से थोड़े थोड़े फूल उसमें डाल दिए। इस प्रकार देखते ही देखते कि उसके सामने खाली टोकरी फूलों से भर गई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रघु है। बेटा, तुम इसी तरह हमें रोज ठंडा सत्तू पिलाया करो और हम तुम्हें रोज फूल दिया करेंगे। इस तरह हमारी प्यास भी बुझ जाएगी और तुम्हें फूल बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे। ठीक है काका, मेरा तो काम ही लोगों की सेवा करना है। माली के जाने के बाद रघु ने खाली मटका और फूलों की टोकरी सिर पर रखकर चल दिया। एक दिन काम और धंधे की तलाश करते हुए रघु ने एक छोटी सी पहाड़ी देखी थी, जिस पर एक शिव मंदिर बना हुआ था। उसने उसी मंदिर पर जाकर वहां फूल बेचने का निर्णय लिया। फूल वाले तो वहां पर भी बैठे थे, लेकिन उनके फूल उतने ताजे नहीं थे जितने रघु के थे। इसी तरह कुछ ही देर में उसके सारे फूल बिक गए। अब तो रघु के पास बहुत सारे सिक्के आ गए थे और वह सराय पर आ गया। कहो रघु बेटे, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है कहीं अच्छी सी नौकरी मिल गई है। नौकरी तो नहीं मिली चाचा, मगर एक मरे हुए चूहे के कारण मुझे रोजगार और खुशी मिल गई। मरे हुए चूहे के कारण रोजगार में कुछ समझा नहीं बेटा। रघु बूढ़े के करीब ही बैठ गया और उसने उसे सुबह से लेकर अब तक की सभी बातें बता दी। सारी बात सुनकर सराय का बूढ़ा मालिक रघु की बुद्धिमानी पर चकित रह गया। मुझे अब इतना विश्वास तो हो ही गया है कि शहर में अब मैं भूखा नहीं रहूंगा और अपनी सोच बूझ से काम करूंगा। दूसरे दिन उसने घड़े में सत्तू घोला और बगीचे के बाहर जा बैठा। आज भी मजदूरों ने ठंडे सत्तू से प्यास बुझाई और बदले में रघु को फूल दिए, जिन्हें रघु ने मंदिर पर जाकर बेच दिया। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। रघु और उन मजदूरों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। हालांकि माली सत्तू के बदले में रघु को फूल तो दे देते, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। एक शाम जब रघु मंदिर पर फूल बेचकर वापस आ रहा था, तो वह इसी सोच में था कि कैसे वह अपनी कमाई का जरिया बढ़ाए। तभी अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। बादल गरजने लगे, तेज आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। अरे बाप रे, अचानक कितनी बारिश होने लगी। किसी के घर या दुकान में शरण ले लूं, नहीं तो न जाने यह आंधी तूफान कब थमेगा। बेहतर है कि अपने ठिकाने पर जाकर ही चैन की सांस लूं। इस प्रकार आंधी तूफान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वह सराय पर पहुंच गया। दूसरे दिन मौसम इतना ठंडा था कि रघु को ठंडा सत्तू बेचना व्यर्थ ही लगा। फिर भी अपने माली भाइयों से मिलने के लिए वह बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे का रास्ता एक छोटे से जंगल से होकर गुजरता था। जंगल से गुजरते हुए रघु ने देखा कि बड़े बड़े घने पेड़ कल के तूफान में जड़ सहित उखड़ गए थे। जंगल में एक स्थान पर रुककर रघु गिरे हुए वृक्षों को देखते हुए सोचने लगा। किसी भी स्थिति में यदि नुकसान होता है तो लाभ भी होता है। जब तूफान से नुकसान हुआ है तो कोई न कोई लाभ भी होगा। आखिर वह लाभ क्या है?
जिस धरती पर मरे हुए चूहे से लाभ उठाया जा सकता है, वहाँ तूफान में टूटकर गिरे पेड़ व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? तभी उसके दिमाग में कुछ विचार सूझे। वाह, क्या बात है! मेरे दिमाग में ये बात बहुत देर से आई। जोश में आते हुए उसने तेजी से बगीचे की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ ही पल बाद वह माली सरदार के पास पहुंच गया और कहने लगा, काका, आप कहते थे ना कि कभी जरूरत पड़ी तो आप मेरी मदद करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या काम है। देखो काका, आज ठंडे मौसम के कारण मैंने सत्तू तो नहीं लाया, लेकिन आपसे मिलने के लिए आते हुए सामने जंगल में मैंने बहुत से पेड़ गिरे हुए देखे, तो सोचा कि क्यों ना वो पेड़ मैं बाजार में ले जाकर किसी टाल पर बेच दूं, जिससे आज की कमाई हो जाए। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ तो इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। काका, इन पेड़ों को काट पीट कर बाजार तक ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, जबकि आपके पास कुल्हाड़ी और बैलगाड़ियां भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी कुल्हाड़ी दे दो। शाम तक मैं इन पेड़ों को काट कर लकड़ियां बना लूं, तब आप उन्हें अपनी बैलगाड़ी से शहर के बाजार में पहुंचाना। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। तुमने हमारे दुख में हमारा साथ दिया है, तो क्या हम तुम्हारा इतना काम भी नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने का काम तुम्हारा नहीं है। तुम कुछ देर ठहरो, हम सब यहाँ काम खत्म करके तुम्हारे साथ चलेंगे और लकड़ियां काट कर बैलगाड़ियों पर लोड करेंगे। फिर जहां तुम्हारी इच्छा हो ले जाना। फिर ऐसा ही हुआ। सभी मजदूरों ने जल्दी जल्दी बगीचे का अपना काम खत्म किया और कुल्हाड़ी और खुरपी लेकर रघु के साथ जंगल में आ गए। सबने मिलकर बड़े बड़े पेड़ों को काटकर बैलगाड़ियों में भर दिया। जब सभी बैलगाड़ियां 9 लकड़ी से भर गईं, तो रघु उन्हें लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में लकड़ी के व्यापारी आते रहते थे। रघु की लकड़ियां कटी कटाई और साफ सुथरी थीं, इसीलिए व्यापारी लोग बहुत खुश हुए और अच्छे दामों में वे लकड़ियां बिक गईं। रघु को उन लकड़ियों के अच्छे दाम मिले। लकड़ियां बेचकर रघु सीधा सराय के मालिक के पास पहुंचा। जब रघु ने उसे सारी बात बताई, तो उसकी सूझबूझ पर वह भी बहुत खुश हुआ। वाह बेटा, तुमने तो इस शहर में आकर कमाल ही कर दिया। सचमुच इस देश को तुम्हारे जैसे चतुर और सूझबूझ वाले नौजवानों की जरूरत है। तुम्हारे जैसे साहसी नौजवान ही देश और माता पिता का नाम करते हैं। यह सब मरे हुए चूहे की करामात है काका। बस बेटा, इस बूढ़े की तो एक ही दुआ है कि तुम दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करो। लेकिन एक बात याद रखना बेटा। वह क्या काका? एक तो कभी घमंड मत करना और दूसरे किसी गरीब को मत सताना। घमंडी लोगों को एक न एक दिन नीचा देखना पड़ता है और बेटे गरीब की हाय बुरी होती है। जहां तक हो सके दूसरे के भले की बात सोचना, दूसरों के भले में ही अपना भला है। मैं आपकी ये सारी बातें याद रखूंगा काका। हाँ बेटा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो रातों रात अमीर बन सकते हो बेटा। परसों हमारे शहर में घोड़ों का एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर आ रहा है। बस बस काका, मैं समझ गया। क्या समझ गया बेटा? जब शहर में सैकड़ों घोड़े आ रहे हैं, तो उनके लिए चारा दाने की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, मैं यही कह रहा था कि तुम तुरंत घोड़ों के दाने पाने का इंतजाम करो। इससे तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। आप ठीक कहते हैं काका, मैं कल ही इस काम में लग जाता हूँ। लेकिन बेटा, इतना दाना या घास तुम लाओगे कहाँ से? वह मैं सब इंतजाम कर लूंगा काका। दूसरे दिन वह सीधे एक हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। हलवाई की दुकान पर जाकर वह बोला, लाला, एक टोकरा लड्डू बांध दो। हलवाई ने तुरंत एक टोकरा लड्डू बनवाकर रघु को सौंप दिया। रघु ने लड्डू का टोकरा उठाया और सीधा बगीचे की ओर चल दिया। अरे रघु बेटा, आज तुम्हारा सत्तू का घड़ा कहाँ है? भाई लोगों, आज मैं तुम्हारे लिए सत्तू नहीं लड्डू लाया हूँ। लो, जी भरकर लड्डू खाओ। अरे बेटा, आज ये लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो? काका, कल आप लोगों की मदद से जो लकड़ियां मैं बाजार लेकर गया, उनके मुझे अच्छे पैसे मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का मुंह मीठा करवा दूं। धन्य हो रघु बेटे, जो हम गरीबों के प्रति तुम्हारे मन में इतना प्यार और अपनापन है, वरना आज के स्वार्थी युग में कौन किसका हमदर्द है बेटे। हमारे लायक कोई काम हो तो न संकोच बताना। एक काम तो है काका। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारा कोई भी काम करके हमें बड़ी खुशी होगी। मुझे 500 बोरे ताजा घास चाहिए कल सुबह काका। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम सब अपना काम खत्म करने के बाद घास काटने में जुट जाएंगे। लेकिन बेटा,
हमारे पास बोरे नहीं हैं, तो तुम बाजार से बोरे का इंतजाम कर लाओ। तब तक हम लोग अपना काम खत्म कर लेते हैं। फिर रघु ने शहर से बोरे का इंतजाम करके सरदार के हवाले कर दिया। दूसरे दिन जब रघु उनके पास आया, तब तक 500 बोरी घास तैयार थी। रघु ने घास के बोरे बैलगाड़ियों पर लाद कर ले आए, जहां कल घोड़ों के व्यापारी आकर डेरा डालने वाले थे। रघु ने भी अपने ठहरने के लिए वही एक तंबू तान दिया। दूसरे दिन सुबह होते ही तुरंत घोड़ों के व्यापारी के पास जा पहुंचा। राम राम सेठ जी, मेरा नाम रघु है। आप हमारे राज्य में आए हैं, आपका स्वागत है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। बेटा, फिलहाल तो हमें अपने घोड़ों के लिए घास चाहिए। क्या तुम हमारे घोड़ों के लिए उम्दा घास का बंदोबस्त कर सकते हो? देखो, हमारे घोड़े भूख से व्याकुल हैं। सेठ जी, आप हमारे राज्य में आए हैं, इसीलिए सेवकों को मेरे साथ भेजिए। मैं अभी घास के गट्ठर बाड़े में पहुंचा देता हूँ। सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को रघु के साथ जाने का आदेश दिया। रघु उन सभी को अपने डेरे पर ले गया और एक एक गट्ठर उनके सिर पर लाद दिया। यह सब देखकर घोड़ा व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, बेटे, तुमने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। ये लो, मेरी तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं। सोने के सिक्के देखकर रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पलक झपकते ही वह धनवान बन गया था। सोने के सिक्कों की थैली संभालते हुए रघु तेजी से सराय की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर वह मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं अपने सभी सपने साकार करूंगा। अपने माता पिता को भी शहर लेकर आऊंगा। गांव में न जाने वे बेचारे कैसे गुजारा कर रहे होंगे। यही सोचता हुआ वह सराय पर पहुंच गया। कहो रघु बेटे, आज का दिन कैसा गुजरा और कल रात तुम कहाँ रहे? रघु ने बूढ़े को कल से लेकर आज तक सारी बात बताई। काका, आज मैं 100 सोने की मुद्राओं का मालिक हूँ और यह सब मैंने आपकी कृपा से कमाई है। बस आज आप एक काम ऐसी ही सोचना और दे दें तो और अधिक धन कमाकर अपने माता पिता को शहर ले आऊं, ताकि वे भी सुख के दिन बिताएं और देखें कि यहाँ थोड़े ही दिनों में उनके बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है। और इस प्रकार से वह समझदारी और साहस से काम करता रहा और कुछ ही दिनों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। और इस प्रकार कल का रघु आज का सेठ रघु बन गया। बूढ़े काका की सराय भी उसने पक्की और आलीशान बनवा दी और अपने माता पिता को भी शहर ले आया। हमारी कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को आप लोग शेयर